दोस्तों, जिस इंसान ने बांग्लादेश को अपने हाथों से संवारा, आज उसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। उनकी बेटी, जो कि 15 साल से बांग्लादेश की पीएम थी, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। मिलिट्री ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हुआ? कैसे छोटा सा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बन गया कि एक देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा? आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलते हैं बांग्लादेश के विद्रोह के नए सफर पे। दोस्तों, इस सब की शुरुआत 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले से हुआ, जब उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम को वापस से बहाल कर दिया। शुरुआत में कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उसके बाद ईद की छुट्टी हो गई। लेकिन छुट्टी खत्म होते ही स्टूडेंट्स ने दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया, और इस बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रोटेस्ट शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने रोड्स ब्लॉक किए, कोटा सिस्टम्स की डिमांड जाहिर की। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम को हटाना था, लेकिन देखते ही देखते और भी कई सारे लोग और कई सारे विरोधी दल भी शामिल हो गए। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी की गवर्नमेंट है, और इसी पार्टी का एक स्टूडेंट विंग है जिसको छात्र लीग कहा जाता है। छात्र लीग ने इस प्रोटेस्ट का विरोध किया, और कुछ टाइम बाद पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से कोशिश की। इस बात से प्रोटेस्टर्स में गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। अभी प्रोटेस्टर्स शांत भी नहीं हुए थे, तभी 14 जुलाई को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ ऐसा रिमार्क्स दिया जिससे स्टूडेंट्स का गुस्सा और भी बढ़ गया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को अगर जॉब में कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या राजाकार को दिया जाएगा? पीएम के इस बयान के बाद जैसे मानो आग सा ही लग गया हो। लेकिन इस बयान का मतलब तब आप समझ पाएंगे जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजाकार में अंतर समझ में आएगा। आप सभी जानते हैं, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान, जबकि आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में रिलीजन को छोड़कर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता था, जिसमें लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा था। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शेख मुजब्बिर रहमान का काफ़ी बोलबाला था। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में कहने को तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, लेकिन आर्मी के कंट्रोल में सब चलता था। उस टाइम जनरल याया खान पाकिस्तान के हेड हुआ करते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना। इलेक्शन में पाकिस्तान अवामी लीग को बहुत ही फायदा हुआ। लोगों ने जम के समर्थन किया, और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के 169 सीट में से 167 सीट क्लीन स्वीप कर दिया। अब पाकिस्तान असेंबली की टोटल सीट 300 ही थी, जिसमें आधी से भी ज़्यादा सीट ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग जीत चुकी थी, जिसका मतलब था अवामी लीग आसानी से पाकिस्तान में सरकार बना सकता था। पर उस वक्त की आर्मी लीडरशिप ये नहीं चाहती थी, जिसके कारण ईस्ट पाकिस्तान में विरोध होना शुरू हो गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजब्बिर रहमान ने अपने स्पीच में पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दिया, और 23 मार्च को बांग्लादेश का पहला फ्लैग बहुत सारे घरों पे फहरा दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में अंतर्युद्ध शुरू हो गया। वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से अलग होने से रोकने के लिए आर्मी ने वार शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में कई सारे ग्रुप्स बन गए, जैसे मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश फोर्सेस कहा जाने लगा। वार आगे बढ़ा। लास्ट में बांग्लादेश ने इंडिया से सपोर्ट मांगा, और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान की मदद की, और वो बांग्लादेश बन गया। क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स की मदद से ही बांग्लादेश बना था, तभी शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स को अलग से 30% का कोटा रख दिया। 1997 यानी कि लिबरेशन वार के 26 साल बाद बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स की बहाली बहुत कम हो गई, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स को ही नहीं बल्कि उनके बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया। और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा उनके पोती पोतिए के लिए भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 10% फ्रीडम फाइटर्स ऐसे लोग थे जो कि इस कोटा सिस्टम का फ़ायदा ले रहे थे, बाकी का कोटा बर्बाद ही हो जाता था। और जो स्टूडेंट्स नॉर्मल प्रिपरेशन करते थे और जनरल मेरिट के जरिए जिनका सिलेक्शन होता था, उनका कोटा कम पड़ने लगा। धीरे धीरे ये चीज़ स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरा फील कराने लगी। 8 मार्च 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुआ, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस समय शेख हसीना ने कहा कि वो पर्सनली ये चाहती हैं कि कोटा सिस्टम रहे, जिस पे स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के विरोध में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनकी मांग थी जो कोटा बच जाती है, कम से कम वो नॉर्मल कोटा के साथ मर्ज कर दिया जाए, नहीं तो उसे
कम कर दिया जाए। इस पर शेख हसीना ने एक और ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विस में से इस कोटे सिस्टम को ही हटा दिया। अगले कुछ सालों तक शांति रही, लेकिन 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और शेख हसीना के उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जब हालात हद से ज़्यादा खराब होने लगी तो बांग्लादेश कोर्ट ने कोटा सिस्टम में बदलाव किया और एक ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में 93% कोटा मेरिट के लिए दिया गया था, जो कि 44% था, और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा जो कि 30% था उसको कम करके 5% कर दिया गया। 1% माइनॉरिटीज़ के लिए और 1% डिसेबल्ड लोगों के लिए रखा गया। इस ऑर्डर के बाद स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट को शांति से ख़त्म करने के लिए राजी जताई और कुछ शर्त रखे, और उनकी शर्त ये थी कि उनके साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और जो स्टूडेंट्स जिनके द्वारा मारे गए थे उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जल्दी से रिज़ाइन करवाया जाए। लेकिन ये सारे शर्तें सरकार मानने से लगभग इनकार कर चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है बांग्लादेश आर्मी की। बांग्लादेश आर्मी अचानक सामने आती है और कहती है कि वो कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उसी समय पता चलता है कि बांग्लादेश की पीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देते ही उन्हें तुरंत बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश छोड़ करके वो भारत आ चुकी हैं, और धीरे धीरे ये बात उठ के निकल रही है कि वो शायद लंदन शिफ्ट होने वाली है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन उनके निकल जाने के बाद भी नहीं रुका और अभी कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं जहां माइनॉरिटीज़ के ऊपर कई सारे, हिंदू टेम्पल्स के ऊपर कई सारे हमले किए जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश आर्मी ने इस चीज़ के लिए अपील की है कि इस तरह की हिंसा ना की जाए, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है और रुक भी नहीं रही है। समय के साथ ये देखना पड़ेगा कि क्या बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप वाली सरकार बनती है या फिर डेमोक्रेसी की सरकार, और भारत का रवैया क्या रहने वाला है, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश बहुत ज़रूरी अलायंस था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये समय ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।